Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you're most welcome to my YouTube channel GK with MKF। फ्रेंड्स, साइंस जीके की ये दमदार धमाकेदार वीडियो है जिसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चंस आंसर जो हैं वीवीआईपी मिलेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा दावा है कि जितने प्रश्न इस वीडियो में हैं वे लगभग सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और फ्रेंड्स आगे भी पूछे जाएंगे। यदि आपने आज तक किसी भी एग्जाम की तैयारी की है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिया है और आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। आपको वीडियो को एंड तक देखने के बाद मालूम चल जाएगा कि वीडियो में जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या है। साथियों, मेरा दावा है यदि आपने वीडियो देख ली तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को धुआं करते हैं, शुरू करते हैं, टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, जाया नहीं करते। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी। देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और साथियों, आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें कई प्रश्न साइंस के जो होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। आपको एक एप्लीकेशन बनाकर दी जाती है और आपसे क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी। अब आप ऑप्शन पढ़िएगा, इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। जब हम कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें पानी की सतह से ऊपर वह बाल्टी भारी हो गई है ऐसा महसूस होता है। पानी की सतह से ज़्यादा जो पानी का लेवल है, जब पानी से बाल्टी बाहर आती है ऊपर, जब तक पानी में रहती है तब तक हल्की महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वो पानी की सतह से बाहर निकल जाती है तो उसके बाद हमें क्या होती है, भारी महसूस होने लगती है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब सीलन वाले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि। देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रिज के अंदर आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इसलिए हमें सीलन वाले जो बिस्कुट होते हैं वो जब थोड़ी देर के लिए हम उन्हें फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम हो जाती है। इसलिए अतिरिक्त जो नमी है, एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है, उसका अवशोषण हो जाता है। तो इसलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यदि फ्रेंड्स आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए या उसका आंसर आपको समझ में आए तो आप वीडियो को कमेंट में कमेंट करिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के बारे में और डिटेल से समझाने के प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगमरीचिका का कारण क्या है। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा राजस्थान के रेतीले एरिया में जब धूप तेज होती है या दोपहर के समय पर जब आप देखते हैं तो आपको जो तरंगे हैं, जो जब आप एनवायरनमेंट में देखते हैं तो आपको तरंगे चलती हुई महसूस होती है, तो उनको हम कहते हैं मृगमरीचिका। तो उसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, उसका कारण है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही मृगमरीचिका के बनने का कारण है। जो आपको वो तरंगे सी महसूस होती है उसका कारण क्या है, जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोने को घोला जा सकता है। सोने को किस में घोला जा सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या फिर सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में। देखिए फ्रेंड्स, सोना क्या है, सोना एक नोबल धातु है जिसे हम नोबल धातु कहते हैं, तो जिसे किसी भी अम्ल में नहीं घोला जा सकता। और सोने को घोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको अम्लराज का निर्माण करना पड़ेगा। किसका, अम्लराज का निर्माण करना पड़ेगा, जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। क्या, अम्लराज। मैं लिख देता हूं यहां पर, हमें सोने को यदि घोलना है किसी एसिड में तो हमें अम्लराज का निर्माण करना पड़ता है लैब के अंदर। और ये क्या होता है, ये होता है आपका सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अम्ल वर्षा जिसे हम एसिड रेन कहते हैं निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। जो अम्ल वर्षा होती है वह नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण के कारण होती है। और जब कभी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की जो अधिकता हो जाती है, उसकी वृद्धि हो जाती है, तो फ्रेंड्स ऐसी वायु को प्रदूषित वायु तथा इस प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं उनको वायु प्रदूषण कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती,
50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% की हानि होती है, या फिर 80% ऊष्मा की हानि होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब ऐसी कंडीशन पैदा होती है, अर्थात जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, तो तब क्या होता है, 30% जो हीट है, ऊष्मा है, उसकी हानि होती है, उसका लॉस हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है, अर्थात एक प्रक्रिया है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण है क्या? ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो आपके ऑप्शन है, आप ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और दिमाग लगाइएगा कि जो क्लोरीनीकरण होता है, अर्थात जब पानी में क्लोरीन डालकर उसे शुद्ध किया जाता है, तो यह जो प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया में क्लोरीन की जो रोगाणुनाशी क्रिया है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य कारण है वह है ऑप्शन नंबर बी, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न यूपीपीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी, कि जब पानी में क्लोरीन मिलाकर उसे क्लोरीनीकरण के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, तो पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर किसका निर्माण होता है? हाइड्रोक्लोरस अम्ल बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रक्तदाब नापने के यंत्र का क्या नाम है? टैकोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, एक्टिमोमीटर या फिर बैरोमीटर? तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्नोमेनोमीटर। इसी के माध्यम से हम जो ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब है, उसको नापते हैं। आपने अक्सर डॉक्टर्स के पास ये देखा होगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं उस यंत्र को? उस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर। अब बाकी 3 के बारे में जान लेते हैं। जो टैकोमीटर है, इससे क्या नापते हैं फ्रेंड्स? इससे नापते हैं हम घूमते हुए पहिए की गति। याद रखिएगा, शायद आप में से बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा कि टैकोमीटर से हम घूमते हुए पहिए की गति मापते हैं। चलिए, और आपका है एक्टिमोमीटर। एक्टिमोमीटर से आपका नापता है सौर विकिरण की ऊष्मा या फिर उसकी तीव्रता। जो सूर्य से जो प्रकाश आता है, जो किरणें आती हैं, उनकी ऊष्मा, उसके अंदर हीट कितना है और उसकी तीव्रता क्या है, तो वह नापते हैं हम एक्टिमोमीटर के माध्यम से। और बचा आपका बैरोमीटर। इसको आपको मालूम है कि इससे हम वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या? वायुमंडलीय प्रेशर, इससे नापते हैं बैरोमीटर से। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या? रक्त दाब नापने का यंत्र क्या है? स्फिग्नोमेनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सभी प्रश्न लाजवाब है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट आपने बहुत बार सुना होगा। तो इसका राइट आंसर है, एलिसा टेस्ट किया जाता है किसके लिए? एड्स को जांच करने के लिए। किसकी? एड्स की जांच करने के लिए ही एलिसा टेस्ट किया जाता है। चलिए, और फ्रेंड्स एक विधि और है एड्स की जांच करने की, क्या है वो? डिपस्टिक विधि। क्या है? मैं लिख देता हूं आपको, डिपस्टिक, इसे कहते हैं हम डिपस्टिक विधि। डिपस्टिक जो फॉर्मूला है, इससे भी हम एड्स की जांच करते हैं। और जो डिपस्टिक विधि है, यह कम खर्चीली है और सबसे उपयुक्त है। आजकल इसी का प्रयोग अधिकतर हो रहा है। और इस विधि की खोज किसने की थी? तो उसका नाम था मिल्टन टॉम। नाम था उसका मिल्टन टॉम, यहां लिख देता हूं। चलिए, मिल्टन टॉम ने इसकी खोज की थी, किसकी? डिपस्टिक फॉर्मूले की। और इस विधि की खोज आपको पता लग चुका है किसने की थी? मिल्टन ने की थी। और एड्स का विषाणु क्या है फ्रेंड्स? तो एड्स का विषाणु है आपका HIV। ये भी आप जानते हैं। यदि आप जानते हैं तो HIV की फुल फॉर्म फटाफट से कमेंट में छापिएगा। और यह है यौन रोग संबंधों के कारण, रक्तदान में अनियमितता का कारण और नशीले पदार्थों के कारण भी यह रोग फैलता है, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? आपने अक्सर देखा हो, कभी अनुभव किया होगा। और मुझे मालूम है, बस स्टॉप, जो बस स्टैंड होते हैं या रेलवे स्टेशन पर होते हैं, जहाँ पर साफ सफाई नहीं हो पाती, तो वहाँ पर जितने भी शौचालय या फिर मूत्रालय होते हैं, तो उनमें जब आप उनको यूज करने के लिए जाते हैं, तो आपको एक अजीब सी गंध महसूस होती है। आपको जो नाक में चुभने वाली जो दुर्गंध होती है, तो उसका कारण क्या है, ये पूछे आपसे प्रश्न में। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या फिर यूरिया? तो उसका कारण है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो घेंगा रोग आपका होता है आयोडीन की कमी के कारण। घेंगा रोग प्रायः आयोडीन की कमी के कारण होता है। और यह कहाँ? गर्दन के निचले भाग पर स्थित जो थायराइड ग्रंथि होती है, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, उसके बढ़ने से होता है। और हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि के हार्मोन क्या होते हैं? थायरोक्सिन की कमी के कारण गला सूज जाता है, गले में सूजन आ जाती है। और हमेशा इसलिए कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, लैक्टोज, माइक्रोज, सुक्रोज या फिर कैरोटीन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज। लैक्टोज प्राकृतिक शक्कर है। क्या है? लैक्टोज को हम प्राकृतिक शुगर कहते हैं, प्राकृतिक शर्करा है।
और यह कार्बोहाइड्रेट भी है जो दूध में पाया जाता है, और यही कारण है कि दूध की मिठास बढ़ जाती है। अर्थात दूध की मिठास का मुख्य कारण क्या होता है? लैक्टोज, जिसे हम प्राकृतिक शक्कर कहते हैं, और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आप सभी प्रश्नों को भली प्रकार से समझ पा रहे होंगे। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट पड़ता है तो आप कमेंट करिएगा। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? जो सामान्य मानव होता है उसके शरीर का तापमान अर्थात टेम्परेचर कितना होता है? बताइए। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए फ्रेंड्स, फ़ारेनहाइट में पूछा है, ध्यान रखिएगा। 98 या फिर 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो फिर इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और होता कितना है? तो फ्रेंड्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि हम इसको सेंटीग्रेड में बात करें तो सेंटीग्रेड में होता है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापक्रम क्या है? जब हम फ्रिज में खाना रखते हैं, कोई भी भोज्य पदार्थ रखते हैं, तो उसको ताज़ा रखने के लिए अर्थात वह खराब ना हो, तो उसके लिए आपका जो सुरक्षित तापमान है, टेम्परेचर, वो कितना होना चाहिए? 4 डिग्री, 8 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 10 डिग्री? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए रेफ्रिजरेटर में खाना शुद्ध रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स सारे प्रश्न धमाकेदार हैं, दमदार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाउडर प्रकार का। जो पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? पाउडर प्रकार का, जिसमें पाउडर मिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम? तो आप सभी ने सुना होगा यूरेनियम के बारे में, जिसका उपयोग परमाणु भट्टियों में होता है, और परमाणु भट्टियों में यूरेनियम की छड़ों को पिघला करके उससे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। चलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? आपने अक्सर देखा होगा, कंपास वगैरह आपने देखी होगी, या फिर आपके सभी मोबाइल्स में कंपास आजकल होता है, कंपास एप्लीकेशन होती है। जब आप उसको खोलेंगे तो आप उसकी जो निडल, जो सुई है, तो वह हमेशा हमेशा कहाँ? उत्तर की ओर संकेत करती है, नॉर्थ की दिशा में दिखाती है हमेशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ, उत्तर। जो चुंबकीय सुई होती है हमेशा वह उत्तर की ओर इशारा करती है, उत्तर की ओर संकेत करती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, या फिर अणुओं को दोलित करके? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंतु को गर्म करके ही श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किस प्रकार से? पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या फिर ठोस को पिघलाने से? देखिए फ्रेंड्स आपने इस वीडियो में बहुत से प्रश्न देखे होंगे जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, और हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि आपको सही चीज़ें प्रोवाइड कराना और ऐसा कंटेंट आपको देना जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आए। ऐसा कंटेंट हम आपको हमेशा देने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप भी हमें हमेशा हमारा हौसला बढ़ाए रखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से ही कमरे को ठंडा कर सकते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा जो एयर कंडीशनर होते हैं, एसी होते हैं, उनमें क्या होती है? जो उनमें गैस भरते हैं, हम घर भरवाते हैं, तो वो क्या होती है? वो संपीड़ित गैस होती है, जिसके कारण से ही कमरा ठंडा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स, ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, आप सभी जानते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अर्थात प्रिज्म में से प्रकाश को हम निकालते हैं और उसी के माध्यम से ही प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट ही क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। आपने भी अक्सर देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो वह धातु क्या है? अर्थात कहने का मतलब है जब किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए हम हवा में रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है? धातु, उस धातु के ऊपर हरे रंग की एक बेसिक कार्बोनेट की परत से जम जाती है। तो उस बेसिक कार्बोनेट की परत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया है। नहीं फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया आपसे धातु के ऊपर
हरे रंग की बेसिक कार्बन की परत जम जाती है। तो आपसे पूछा कि वह धातु क्या है, आपसे पूछा है वह धातु क्या है। आपके ऑप्शन है तांबा, चांदी, निकेल या फिर जस्ता। तो फ्रेंड्स वह धातु है आपकी ऑप्शन नंबर ए तांबा। चलिए आपसे धातु पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से विकास का कारण कौन सा है। अर्थात जो डेवलपमेंट है, विकास है, जो रीजन ऑफ डेवलपमेंट वह है क्या। फॉसिल पदार्थ है, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन या फिर वंशागति। आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सोच रहे होंगे, लेकिन आप बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। अर्थात जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बदलती है तो यह क्या है, यह विकास का अनुक्रम है या विकास का कारण है। क्या, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, अर्थात पीढ़ी बढ़ती जाती है तो यह क्या हुआ, यह विकास का कारण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी यदि शरीर में हो जाती है तो आपका रतौंधी रोग हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आंखों को सुरक्षित रखने के लिए, आंखों को मजबूत रखने के लिए आप विटामिन ए की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर, और उसके लिए आप गाजर खाइए और विटामिन ए जिन जिन चीज़ों में है आप उनका भरपूर सेवन करिएगा, विटामिन ए को कम मत होने दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या फिर यह सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन। आपने मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो वह आधारित है आपके लैंगिक जनन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का क्विज आपके लिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, भ्रूण निम्न में से किस में मिलता है। जो भ्रूण होता है वह किस में मिलता है, फूल में, पर्ण में, पर्ण मतलब पत्ती, और बीज में या फिर कली में। तो यदि आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापेगा, और आपके पास यदि और भी कोई सुझाव है, यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपका डाउट अगली वीडियो में क्लियर सारा कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर जरूर लिखिएगा। यदि आपको वीडियो ईमानदार से अच्छी लगी है, आपने देखी है पूरी, तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। यदि आपके पास कुछ सुझाव है तो कमेंट जरूर करिएगा, और यदि किसी भाई बहन ने अभी तक चैनल को फिर से कहता हूँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह अभी फटाफट सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को जरूर दबा लें, ताकि आने वाले समय में आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त